हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर आ चुका हूं। दोस्तों ये मिक्सचर क्वेश्चन का ये पार्ट 2 है। तो दोस्तों और ये सब्जेक्ट है, आप सभी को मैं बात कर लूं तो दोस्तों ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम कुछ क्वेश्चन आप सभी को इसलिए मिक्सचर वाला करा रहे हैं ताकि आप सभी को पता लग सके कि किस टाइप से क्वेश्चन है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये बाहर का सिलेबस का है। दोस्तों आपको ये सारे के सारे आपको पढ़ना है और सारे के सारे आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ये ऑब्जेक्टिव कराने का मकसद है कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, जितने भी इसके अंदर सवाल आए, सवाल उठे, ऑप्शन आए, उससे संबंधित क्लियर करें। फिर धीरे धीरे दोस्तों आप सभी को मैं चैप्टर की तरफ ले चलूँगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे सिलेबस वाला भी करा दूंगा। तो दोस्तों ये सब आपका नॉलेज रहेगा, आप सभी पढ़े रहेंगे, वीडियो देखे रहेंगे, तो वहाँ पे दोस्तों आपको दिक्कत नहीं होगा, सवाल आएगा। तो इसलिए हम करा रहे हैं ताकि आपको सब टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो यही कारण है कि हमें मिक्सचर वाला क्वेश्चन ला रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता रहे हैं उस क्वेश्चन के बारे में। फिलहाल आपका क्या कहना है इस सीरीज के बारे में, वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिए। तब तक चलिए हम शुरू करते हैं। आज का ये फंडामेंटल है दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का है ये। तो चलिए देखते हैं 5 क्वेश्चन, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट भी होगा जो कि आपको सीखने लायक होगा और आपके लिए दोस्तों जो भी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन होगा उसमें इंपॉर्टेंट लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं। साथियों मैं बता दूं, आप सभी को देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है, कहता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जी हाँ दोस्तों, ईसीजी का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ है, आप समझिए ईसीजी, जैसे इस बार एमपी में पूछा गया था कि ईसीजी का फुल फॉर्म लिखे, तो ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ फुल फॉर्म हो गया। एक क्वेश्चन समझिए। अब कहता है कि ईसीजी का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप सभी देख सकते हैं। एक ऑप्शन है रक्त कण का, एक है दिल की धड़कन को, और एक है तापमान को, और एक है बिजली को। इन चारों में से किसके मापने के लिए ईसीजी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो दिल की धड़कन होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। जो दिल होता है, दिल की धड़कन, उसके मापने के लिए दोस्तों ईसीजी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईसीजी और कुछ है ईईजी है, बहुत सारे होता है जो इलेक्ट्रिक से मापा जाता है, शरीर को जांच किया जाता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। इस घड़ी में आप सभी को मैं बता दूं, ईसीजी की तरह ईईजी है, तो ईईजी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आने वाला एग्जाम में। तो ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए, इलेक्ट्रोएन्सेफ्लोग्राफी। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रोएन्सेफ्लोग्राफी। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा, ईईजी का फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रोएन्सेफ्लोग्राफी, इसका फुल फॉर्म होगा। उसके बाद दोस्तों यह एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग विधि है जो मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि का पता लगाती है और रिकॉर्ड करती है। देखिए दोस्तों, हमारे ब्रेन में भी क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिक की तरह ही काम करता है, जो तुरंत किसी भी चीज़ को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और उसको काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो एक प्रकार के हमारे दिमाग में भी यह इलेक्ट्रिक करंट की तरह चलता रहता है। तो दोस्तों उसी के इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल जो काम होता है, जो दोस्तों तंत्रिका तंत्र है हमारे, वो सही से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, उसके गतिविधियों को जांच के लिए ईईजी का क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। अब आप सभी से ट्रू फॉल्स में ये भी पूछ सकता है कि ईईजी का उपयोग कहाँ चेस्ट के लिए किया जाता है या मस्तिष्क के लिए किया जाता है। अगर मस्तिष्क दे रहा है तो ट्रू होगा, अगर चेस्ट दे रहा है तो फॉल्स हो जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ईईजी का उपयोग मस्तिष्क के जांच के लिए किया जाता है। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं अब ईसीजी के बारे में। तो ईसीजी आप देखे हैं, ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। यह समय की अवधियों में हृदय की विद्युत गतिविधि और लय का पता लगाता है। यह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उत्पन्न करता है। देखिए दोस्तों, इसमें हम जो भी बता रहे हैं, चाहे ईईजी हो, चाहे ईसीजी हो, चाहे ईओजी होगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक के द्वारा जांच किया जाता है। और जो ईसीजी है दोस्तों, यह हृदय में, मतलब आपका जो हृदय बीट है, जो धड़कन है, वो समय से आपका सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो समय है उतना में अच्छा से हृदय का धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा है, तो ये सारे गतिविधियों को पता लगाता है ईसीजी, इसीलिए इसे चेस्ट पे लगाया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ईओजी के बारे में, इलेक्ट्रोकुलोग्राफी। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रोकुलोग्राफी ईओजी का फुल फॉर्म होता है। यह मानव आंख के आगे और पीछे के बीच मौजूद कॉर्निया रेटिनल अस्थायी क्षमता को मापने की एक विधि है। देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि ईओजी का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ईओजी का उपयोग मानव आंख के मापने के लिए, उसके क्षमता को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ईओजी का। और ईओजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकुलोग्राफी। अब चलिए हम देखते हैं, लास्ट है एक ईएमजी। दोस्तों ईएमजी क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी। दोस्तों ईसीजी हो, ईईजी हो, ईओजी हो, ईएमजी हो, सारे के फुल फॉर्म पूछ सकता है, कोई भी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, या दोस्तों इससे संबंधित कार्य भी पूछ सकता है कि क्या कार्य है इसका। तो दोस्तों ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी, यह कंकाल की एक मांसपेशियों द्वारा उत्पादित विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करने और मूल्यांकन करने के लिए काम किया जाता है। यह एक दवा है। जी हाँ दोस्तों, ईएमजी का भी फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। यह भी क्या करता है, तो यह कंकाल जो होता है, जो आप सभी जानते हैं, कंकाल जो है वो दोस्तों
उसी के मांसपेशी होता है। जैसे हमारे शरीर में कंकाल है, जो हड्डी होता है एक बना हुआ है, उसमें मांसपेशी भी भरा रहता है। तो उसी को गतिविधि, मांसपेशी का गतिविधि सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी के मापने के लिए ईएमजी का मूल्यांकन किया जाता है, ईएमजी का उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है समसूत्री विभाजन किसकी स्थिति है। समसूत्री विभाजन की स्थिति क्या है। तो दोस्तों देखिए, ये आ गया अब कोशिका में, तो इससे बहुत सारे पॉइंट क्लियर होगा कोशिका के बारे में, विभाजन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो समसूत्री विभाजन की स्थिति क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। एक में है सेल ब्रेकडाउन, कोशिका ब्रेकडाउन, बिना कमी के कोशिका विभाजन, कोशिका मृत्यु, कोशिकीय मृत्यु, या चौथे में है आधे गुणसूत्र के साथ कोशिका विभाजन। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि समसूत्री कब होता है। तो दोस्तों समसूत्री में नॉर्मली होता क्या है कि जैसे एक कोशिका है, तो एक टूटेगा दो पार्ट में, तो एक ए पार्ट बन जाएगा, एक ए पार्ट बन जाएगा, दोनों समान बन जाएगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है समान। तो इसमें कोशिका का क्या होता है, ना कमी होता है। जी हाँ दोस्तों, कोई यहाँ पे लॉस नहीं होता है, क्योंकि यह दो अलग अलग फिर से बन जाता है समान रूप में, इसलिए इसमें लॉस नहीं होता है। तो इसका आंसर जो दोस्तों होगा वो ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। यहाँ पे कोशिका में कोई कमी नहीं होता है विभाजन में। अब इसके कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं साथियों। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या है, कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक परिपक्व कोशिका विभाजित होती है। सबसे पहले समझिए कोशिका विभाजन क्या है। तो दोस्तों कोशिका विभाजन एक प्रक्रिया है जहाँ पे एक कोशिका है वो दोस्तों क्या होता है, विभाजन हो जाता है, दो लगभग समान संतति के कोशिकाओं का निर्माण करता है। अब देखिए दोस्तों, समान कोशिका संतति का निर्माण कब करेगा, जब समसूत्री विभाजन होगा तब, जो कई विशेषताओं में पैतृक कोशिका के समान होती है। अब दोस्तों जो समसूत्री कोशिका होगा उसमें जो पहला वाला कोशिका एक होता है उसी के समान हो, उसमें सभी गुणधर्म होगा। अब दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगला देखते हैं। कोशिका प्रजनन के दौरान दो प्रक्रियाएं होती है। कौन कौन से होता है, कोशिका वृद्धि, जो कोशिका के विभिन्न घटकों के संश्लेषण और दोहराव की अवधि है। देखिए दोस्तों कोशिका वृद्धि कब होता है, जब एक अलग कोशिका में क्या होता है, वो विभाजन होता है। जब वो विभाजन होता है तो कोशिका का वृद्धि होगा ही, तो यही होता है। और एक होता है दोस्तों कोशिका विभाजन जो है, यह प्रक्रिया जब एक परिपक्व कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, वही कोशिका विभाजन है। इसमें कोशिका चक्र 2 चरणों में पूरा होता है। कौन में होता है, चलिए बात करते हैं। एक होता है दोस्तों अंतरावस्था में, एक होता है एम प्रावस्था या विभाजन अवस्था। जो एक कोशिका चक्र होता है दोस्तों 2 चरणों में पूरा होता है, एक अंतरावस्था है और एक एम प्रावस्था है, जिसको हम विभाजन अवस्था भी बोलते हैं। अब चलिए स्पष्टीकरण देखते हैं इसका। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान दो समान संतति कोशिकाएं बनती है। समसूत्री में समान बनेगा। मिटोसिस बिना कमी के कोशिका विभाजन की स्थिति है। देखिए दोस्तों मिटोसिस जो होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बिना लॉस के, बिना कमी के कोशिका विभाजन की स्थिति कौन सी है। तो मिटोसिस एक है जो बिना कमी के कोशिका विभाजन हो जाता है, मतलब लॉस नहीं होता है इसमें। तो दोस्तों एक और पॉइंट है, एम प्रावस्था या समसूत्री विभाजन को 4 उप चरणों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन है, पूर्वावस्था है, मध्यावस्था है, पाश्चावस्था है और अंत्यावस्था है। एम प्रावस्था या समसूत्री विभाजन में ये 4 चरण होता है। इसमें से पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। और उसके बाद ये फिगर है कैसे क्या होता है, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे। तो इंटरफेज है, प्रोफेज है, मेटाफेज है और अनाफेज है। यही चारों को यहाँ पे, इसी 4 को यहाँ पे इंग्लिश में बताया गया कि कैसे कैसे ये चलता है चक्र। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों हम आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि समान श्वसन को और क्या कहा जाता है। मतलब जो जनरल है, जो नॉर्मल श्वसन होता है, रिस्पायरेटरी होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, एपनिया, अर्थोपनिया, उसके बाद है यूपनिया है, डिस्पनिया है। दोस्तों आप सभी समझिए कि क्या कहते हैं, नॉर्मल जो श्वसन को क्या कहा जाता है, समान को। तो एपनिया और यूपनिया दोनों अलग है, डिस्पनिया अलग है, अर्थोपनिया अलग है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। ये दोस्तों समान श्वसन को क्या कहते हैं, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट अवधारणा है दोस्तों, देख सकते हैं। सांस लेने का स्वरूप, यूपनिया जो है समान है, आराम से और शांत श्वास है। दोस्तों इसका राइट आंसर यूपनिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो समान तरीका से सांस लिया जाता है, शांत से, आराम से, उसको यूपनिया कहते हैं। दूसरा है एपनिया, सांस का अस्थायी रूप से बंद होना। दोस्तों आप सभी से पूछ सकता है कि यूपनिया क्या है, एपनिया क्या है। तो दोस्तों एपनिया होता है कि सांस जो है वो अस्थायी रूप से बंद हो जाएगा। जिससे कभी कभी देखते होइएगा कोई पेशेंट है, उसका सांस एकदम से रुक जाता है अचानक से, तो उसको उस कंडीशन में एपनिया हो जाता है। यूपनिया है कि नॉर्मल सांस चल रहा है, तो एपनिया है, ठीक है।
एक या एक से अधिक सांस छोड़ना। दोस्तों एपनिया में होता क्या है कि अस्थाई में एक या एक से अधिक सांस छोड़ेगा, मतलब कोई दिक्कत यहाँ पे उत्पन्न उसको होने लगेगा। उसके बाद आता है कि अर्थोपनिया। दोस्तों डिस्पेनिया तब होता है जब कोई व्यक्ति लेटा होता है, मतलब दोस्तों अर्थोपनिया जो होता है वो डिस्पेनिया के ही समान होता है। अब देखते हैं डिस्पनिया क्या होता है। दोस्तों डिस्पनिया श्रम साध्य, हाँफते हुए सांस लेना, सांसों की कमी। डिस्पनिया मतलब कमी, सांसों में कमी। जैसे कोई आदमी दौड़ रहा हो उस समय भी उसके सांस फूलने लगता है तो रुक रुक के सांस लेता है। हाँफते हुए सांस वही होता है। श्रम साध्य मतलब काम करते समय, और सांसों में जो कमी होता है वही डिस्पनिया होता है। तो आप सभी समझिए नॉर्मल क्या होता है, यूपनिया होता है, और अचानक से कम हो जाना, रुक जाना क्या होता है, या अस्थाई एपनिया हो जाता है। जबकि सांस में जो कमी होता है वो डिस्पनिया होता है। अब देखते हैं श्वसन दर, देख लेते हैं कुछ इसका इंपॉर्टेंट है। श्वसन दर आपके द्वारा प्रत्येक मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या है, उसको क्या कहते हैं, श्वसन दर। आपसे पूछ सकता है कि रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, श्वसन दर क्या है। तो श्वसन दर आपके द्वारा प्रत्येक मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या है, मतलब एक मिनट में आप कितना श्वास ले रहे हैं। दर आमतौर पे तब मापी जाती है जब आप आराम कर रहे होते हैं, मतलब नॉर्मल स्थिति में दर मापा जाता है कि आप नॉर्मल अवस्था में एक मिनट में कितना सांस लेते हैं। तो श्वास दर अलग अलग एज के लिए अलग अलग है, चलिए देख लेते हैं। एक में है दोस्तों नवजात शिशु के लिए, जो बच्चा एकदम जन्म लेता है उसका 44 श्वसन प्रति मिनट होता है, ये सब एवरेज है नॉर्मल में। दूसरा है शिशु, तो ये 20 से 40 श्वसन मिनट होता है। उसके बाद है 3 में है बच्चे में है दोस्तों 1 से 7 वर्ष के 18 से 30 श्वसन प्रति मिनट, और वयस्क जो होता है उसमें 12 से 20 श्वसन मिनट प्रति होता है, जिसको हम लोग नॉर्मली 16 प्रति मिनट कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो बच्चा जन्म लेता है तुरंत उसके सबसे ज़्यादा रहता है, फिर उससे आगे शिशु में होता है, फिर उससे मतलब जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है श्वसन दर में कमी आते जाता है। अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, प्रश्न है। देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, प्रश्न है, कहता है जले हुए भाग को किससे बचाकर रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जले हुए भाग को। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मक्खियों से, गंदगी से, धूल से, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इनमें से सभी से। तो क्या होगा, किससे बचा कर रखना चाहिए जले हुए भाग को। तो आप लोग को व्याख्या यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों व्याख्या में है कि जलन में त्वचा की अखंडता समाप्त हो जाएगी। त्वचा बाहरी वातावरण और शरीर के बीच प्राथमिक रक्षात्मक अवरोध है। दोस्तों अगर मानिए कि अगर आपके शरीर पे त्वचा ना रहे तो फिर आपको क्या होगा, बहुत परेशानी होगा। क्योंकि त्वचा जो है वो डायरेक्ट आपको सूर्य को जो विकिरण निकलता है उससे आपको बचाता है। तो यही कहता है त्वचा रोगजनकों, एलर्जी और अन्य विषाक्त पदार्थों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। जले हुए रोगी में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जले हुए रोगी में मक्खियाँ, गंदगी और धूल सीधे संक्रमण का कारण बनते हैं। यदि जले हुए रोगी में संक्रमण होता है तो उसके बाद रक्त पुतिता और उसके बाद पुति आघात हो सकता है। दोस्तों मतलब संक्रमण होगा तो उसके रक्त में बढ़ने लगेगा, रक्त निकलने लगेगा, बहुत सारे दिक्कत होने लगता है। उसके बाद दोस्तों है कि घाव को उचित आवरण से ढकना चाहिए। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि इनमें से जो है सभी इसका राइट आंसर होगा। मक्खियों से भी बचना चाहिए, गंदगी से भी बचना चाहिए, धूल से भी बचना चाहिए। तो इसका राइट आंसर 4 होगा, इनमें से सभी सही है। एक जले हुए व्यक्ति को सभी से बच के रहना चाहिए। अब दोस्तों हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न है। तो दोस्तों हाइपानेट्रेमिया वाले मरीज की देखभाल करते समय महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप में क्या शामिल है। तो दोस्तों ये हम देखेंगे कि हाइपानेट्रेमिया होता क्या है। तो हाइपानेट्रेमिया वाले मरीज को महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप देखभाल में क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है द्रव प्रतिबंध, समपरासी सलाइन प्रदान करना, चिकित्सक द्वारा आदेश के अनुसार पोटेशियम देना। तो दोस्तों और एक है दोस्तों एनजी फीड प्रदान करना। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं इसका राइट आंसर होगा समपरासी सलाइन प्रदान करना, यानी समान तरीका के सलाइन प्रदान करना, किसमें, हाइपोनेट्रीमिया में। तो देखते हैं हाइपोनेट्रीमिया में होता क्या है। तो दोस्तों हाइपोनेट्रीमिया एक ऐसी स्थिति है जहां रक्त में सोडियम का स्तर असमान रूप से कम होता है। अब आप सभी जानते ही होंगे कि सोडियम जो है पंप करता है हमारे शरीर में ब्लड को एक से अलग स्थान पर भेजने के लिए। ये यह क्या है दोस्तों आप सभी समझते ही हैं। तो दोस्तों हाइपोनेट्रीमिया एक स्थिति है जहां सोडियम का स्तर कम हो जाता है रक्त में समान रूप से। तो यही होता है हाइपोनेट्रीमिया, और इसके इलाज के लिए क्या होता है, समपरासी सलाइन दिया जाता है। यह मतली, उल्टी, थकान, सिर दर्द या भ्रम का कारण बनता है। दोस्तों हाइपोनेट्रीमिया जिसको होगा उसको ये सारे चीज़ होने लगेगा। इसका व्याख्या करते हैं, देखिए।
समपरासी एक प्रकार का विलयन है जिसमें कोशिकाओं और रक्त के समान लवण सांद्रता होती है। जी हाँ दोस्तों, समपरासी मतलब समान प्रकार के एक विलयन है जहाँ पे कोशिकाओं और रक्त समान के मतलब रक्त और कोशिका के समान का लवण का सांद्रता मतलब मिला हुआ रहता है। कहता है एक मानक मापक घटक सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड का 0.9% विलयन रक्त के साथ समपरासी माना जाता है। हालांकि वास्तव में इसका परासरणी दाब वास्तव में थोड़ा अधिक होता है। दोस्तों इसका जो सोडियम क्लोराइड का होता है वो रक्त में 0.9% इसका समपरासी माना जाता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे है कि अतः सही उत्तर समपरासी सलाइन प्रदान करना है। अब दोस्तों जो यह क्या है, रक्त में समपरासी विलयन 0.9 है जो रक्त में मौजूद रहता है सोडियम का, जिससे आपके शरीर में बहुत तरीक़ा के प्रॉब्लम से बचाता है सोडियम। इसके लिए इसे समपरासी सलाइन प्रदान किया जाता है। जब आपको क्या होगा दोस्तों, हाइपोनेट्रेमिया होगा तो आपको समपरासी सलाइन प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का है जहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हुआ होगा आप सभी को। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक शेयर कर दीजिए। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा होता है लेकिन आप सभी के समझाने के लिए ही हम इसमें छोटा छोटा पॉइंट लाते हैं क्वेश्चन से संबंधित, ताकि आप सभी को सब चीज़ क्लियर होते रहे। तो क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताइए। तब तक मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। दोस्तों प्यारा आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद।